नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते अभी की हेडलाइंस पर। सिंधे खेमे के विधायक का सीएम को पत्र, राज ठाकरे का सीएम को पत्र। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव न लड़े, उद्धव के खेमे चुनाव लड़ रही है ऋतुजा। किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। गुजरात में आ रही है आप सरकार, खुफिया विभाग की रिपोर्ट का किया अरविंद केजरीवाल ने जिक्र। लोग कर रहे हैं नए इंजन की तलाश, उम्मीदवारों की 5वीं सूची करी जारी। समाजवादी नेताओं के संबंधों में दरार, सिमट नहीं रही संबंधों की दरार। अब दिए समझौते के संकेत, सिंगापुर से लौटने के बाद होगा तय। शिवसेना के शिंदे गुट की नई पार्टी, बाला साहेब की शिवसेना को आवंटित चुनाव चिन्ह को 2 तलवार और 1 ढाल पर नांदेड़ के सिख समुदाय ने जताई आपत्ति। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव से पहले एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक प्रताप सरनाईक ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झटका दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए भाजपा से बात करने का अनुरोध किया है। यह पत्र एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा और शिंदे की निगाहें 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी ईस्ट उपचुनाव की हॉट सीट पर है। उद्धव ठाकरे के गुट ने आरोप लगाया था कि बीएमसी पर इस्तीफे में देरी करने का दबाव है, क्योंकि ऋतुजा लटके ने 3 अक्टूबर को अपने इस्तीफे के लिए आवेदन किया था। ऋतुजा लटके बीएमसी के अंधेरी वार्ड में क्लर्क थी। वह नगर निगम में 10 साल से ज्यादा काम कर चुकी है। इस बीच अब राजनीति में आने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बृहद मुंबई नगर निगम पर इस्तीफा जानकर देरी से स्वीकार करने का आरोप भी लगा। हालांकि बीएमसी के अधिकारी इकबाल सिंह चहल ने ऋतुजा लटके के इस्तीफे को स्वीकार करने पर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के किसी भी दबाव में होने से लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया था कि वे दिवंगत विधायक रमेश लटके के संबंध में आगामी अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में ऋतुजा लटके के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार को मैदान में न उतारे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर विपक्षी दलों ने निशान साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। कांग्रेस ने पूछा कि जनता कब तक सरकार की अक्षमताओं और गलत नीतियों की कीमत चुकाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने उक्त बात कही थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीतारामन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि रुपये के मुकाबले डॉलर का भाव 83 के पार पहुंचने वाला है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसे 100 के पार पहुंचने के बाद ही इसे रोकेगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि रुपये के कमजोर होने से कीमतों में और तेजी आएगी। राकंपा प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि सीतारामन का बेतुका बयान हमारे देश की आर्थिकी को संभालने में उनकी सरकार की विफलता को नहीं छिपा पाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया, मेरा अर्थशास्त्र कमजोर नहीं है, आपका मजबूत है। सीतारामन का बचाव करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि रुपये के कमजोर होने और डॉलर के मजबूत होने में ये अंतर होता है। जब रुपया सभी मुद्राओं के विरुद्ध कमजोर होता है, जैसा 2013 में संपर्क काल में हुआ था, तो इसे रुपये का कमजोर होना कहते हैं। जब अधिकांश मुद्राएं फेड रेट में बढ़ोतरी के कारण डॉलर के मुकाबले गिर रही है, तो इसे डॉलर का मजबूत होना कहा जाता है, जो अभी भी हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों के अलावा शोधकर्ता, कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोग और प्रोफेसरों को शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में देश भर से 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सम्मेलन 2022 के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करेंगे, यानी 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को जारी किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान उर्वरकों पर ध्यान देने वाली इंडियन एड नामक एक ई-पत्रिका शुभारंभ भी की जाएगी और प्रधानमंत्री सोमवार को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कुल 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों PMKSK का उद्घाटन करेंगे। देश में 3 लाख से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में बदलने की योजना है। PMKSK किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा। उसमें उर्वरक, बीज, उपकरण जैसी कृषि से जुड़ी चीजों की जानकारी देगा। साथ ही PMKSK केंद्र से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है और ब्लॉक जिला स्तर पर खुलेगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में दौरान भारतीय जन उर्वरक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही उर्वरक बाजार में मदद करने के लिए भारत यूरिया बैग लॉन्च करेंगे। अब सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी तरह के फर्टिलाइजर की बिक्री अब भारत ब्रांड के नाम से ही की जाएगी। वहीं पीएम कृषि स्टार्टअप कन्वेंशन और प्रदर्शनी की भी शुरुआत करेंगे। कृषि से जुड़ी उस प्रदर्शनी 300 से अधिक खेती की तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन रविवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हुआ। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और राष्ट्रपति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सेना अस्पताल की ओर से बताया गया कि राष्ट्रपति मुर्मू का रविवार सुबह 11 बजे के आसपास दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में भर्ती हुई थी और उनकी बाई आंख में मोतियाबिंद की शिकायत थी, जिसकी सफल सर्जरी कर दी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू की सर्जरी ब्रिगेडियर SK मिश्रा और उनकी टीम द्वारा की गई, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। सेना अस्पताल के बताया कि राष्ट्रपति को आराम करने की सलाह दी गई है। केजरीवाल ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से फिर दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आ रही है, लेकिन वे बहुत कम अंतर से जीतेगी और उसे 92 या 93 सीटें ही मिलेगी। उन्होंने दलील की कि अगर उनकी पार्टी सिर्फ 92-93 सीटों के साथ ही सत्ता में आई तो ये लोग अपनी सरकार बनाने के लिए आप विधायकों को लालच देना शुरू कर देंगे। ये लोग बहुत ही शातिर है, इसलिए वे गुजरात में भारी बहुमत से जीतकर एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में लोग अब सरकार चलाने के लिए नए इंजन की तलाश कर रही है। वे भाजपा के दावे के अनुरूप अब डबल इंजन की सरकार में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। अगर लोग गुजरात में आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं होंगे तो वह अगली बार अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी करते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवार के नामों की घोषणा की है। 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी के हल में जनादेश देने का मन बना लिया है। गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके हक में चलने वाली हवा
आंधी में बदल गई है। कांग्रेस पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी गुजरात में बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, परंतु यह पार्टी एमएलए एक्सचेंज पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि इसके ज्यादातर विधायक दूसरी पार्टियों द्वारा अपने में मिलाए जा रहे हैं। राज्य में आम लोगों की दयनीय हालत के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए भगवत मान ने कहा कि भगवा पार्टी लोगों की दौलत लूटने के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि गुजरात के लोग भी उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो कभी 2022 के चुनाव से पहले पंजाब के लोग भी भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात बेहद गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहा है, स्कूलों और अस्पतालों की हालत खराब है और सड़कें बदतर हालत में है। 2022 के चुनाव से पहले पंजाब में भी यही हालत थे। भगवत मान ने कहा कि हालात तभी बदल सकते हैं अगर आपकी सरकार सत्ता में आएगी। पंजाब में आम आदमी सरकार की बेमिसाल पहले गिनाते हुए कहा कि 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है सरकार। इसके नतीजे के तौर पर कुल 72 लाख में से लगभग 50 लाख घरों को सितंबर महीने का बिजली का बिल जीरो आया है। अब तक 17,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मुहैया की गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह का साथ दशकों का है, परंतु राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली में चुनाव के पहले दोनों समाजवादी नेताओं के संबंधों में जो दरार आई वे आसानी से सिमटती नहीं दिख रही है। अपनी ही सरकार को निशाने पर लेकर बयानबाजी करने वाले पुत्र सुधाकर सिंह के समर्थन में राजद के प्रमुख अध्यक्ष जगदानंद ने नीतीश कुमार की सत्ता के विरुद्ध कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन लालू परिवार को यह इतना नागवार गुजरा कि अब संभालने से भी नहीं संभल रहा। जगदानंद की ओर से समझौते के संकेत लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। राजद में उनका कद पद बरकरार रहेगा या उनके विकल्प की तलाशी होगी, या लालू के सिंगापुर से लौटने और उपचुनाव के परिणाम के बाद ही तय होगा। जब तक सब यथावत चलता रह सकता है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भाजपा को बिहार की सत्ता से बाहर कर नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार में सुकून से है। सरकार के विरुद्ध एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। लालू ने सार्वजनिक तौर पर दिल्ली में नीतीश सरकार को क्लीन चिट भी दे रखी है। जगदानंद का नाम लिए बगैर तेजस्वी ने तो मंच से ही कह दिया था कि कुछ लोग सरकार पर हमले कर भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। लालू परिवार की लाइन के बाद जगदानंद के रास्ते बंद दिख रहे हैं तो वो 12 अक्टूबर से धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। हालांकि 2 अक्टूबर से वे लगातार कैमूर जिले के अपने गांव में ही है, वहीं से पार्टी का काम देख रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव की निगरानी और पदाधिकारियों की ड्यूटी बांटने लगे हैं। इसे जगदानंद के बिना शर्त समर्पण के नजरिए से देखा जा रहा है। के सुधाकरन ने साक्षात्कार के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रामायण का जिक्र किया। साक्षात्कार में उनको पूछा गया कि मालाबार क्षेत्र के लोगों और दक्षिणी केरल के राजनेता आपस में कितने अलग हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि भगवान राम रावण को हराने के बाद लंका से जब लौट रहे थे, उस समय लक्ष्मण के मन में भगवान राम को समुद्र में ही धकेलकर उनकी पत्नी सीता के साथ जाने जैसे विचार चल रहे थे। उन्होंने आगे कहा था कि जब तक वह सेंट्रल केरल तक पहुंचे तब तक लक्ष्मण का हृदय परिवर्तन हो गया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि इस दौरान राम ने लक्ष्मण के मन को पढ़ कर लिया था और उनकी गलती नहीं थी, यह उस भूमि के कारण ही हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके इस बयान पर जनता के साथ साथ राजनेताओं ने भी उनके रामायण पर दिए बयान पर उन पर सवाल उठाने के साथ उनकी आलोचना कर रहे थे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे।
जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में 17 और 18 अक्टूबर के लिए भारी बारिश की संभावना जताई और येलो अलर्ट जारी किया। इटाह के मानपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के कई मुद्दों पर चर्चा की। अपनी मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भेंट कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। श्रीलंका ने आईएमएफ, भारत और चीन के साथ कर्ज पुनर्गठन वार्ता शुरू कर दी है। श्रीलंका इस समय बेहद मुश्किल आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पाने के लिए चीन के साथ ऋण पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण। ब्रिटेन एक बार फिर से घोर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यहां हाल ही में निर्वाचित हुई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उन्हें इसी सप्ताह पद भी छोड़ना पड़ सकता है। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। शिवसेना के शिंदे गुट की नई पार्टी बाला साहेब की शिवसेना को आवंटित चुनाव चिन्ह 2 तलवार और 1 ढाल पर नांदेड़ के सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है। नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्य रंजित सिंह कामठेकर ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत कर इसे निरस्त करने की मांग की है। दरअसल सिख समुदाय का कहना है कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल खालसा पंथक का धार्मिक प्रतीक है। वहीं इससे पहले समता पार्टी भी शिवसेना को मशाल या ज्वलनशील मशाल आवंटित करने पर आपत्ति जता चुकी है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ के पूर्व सचिव रंजित सिंह कामठेकर और एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव चिन्ह की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है, क्योंकि इसका धार्मिक अर्थ है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वे कार्यवाही के लिए अदालत जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार और ढाल को स्थापित किया था। कामठेकर ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस गुटों को त्रिशूल और गदा को खारिज करते हुए उनके धार्मिक अर्थ होने के कारणों का हवाला दिया, उसी तरह यह भी एक धार्मिक मामला है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 57 सीटों पर टिकट तय जरूर कर दी है, लेकिन टिकट आवंटन में अनदेखी के बाद पार्टी की यंग ब्रिगेड की इस्तीफे की चेतावनी और चौपाल के पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगेलेट के बागी होने की खबरों के बीच कांग्रेस ने टिकटों की सूची होल्ड कर दी है। वहीं टिकटों को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच कांग्रेस पदाध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली में सवाल पर भड़क गई है। दरअसल पत्रकार ने परिवारवाद और पुत्र मोह से जुड़ा सवाल पूछा था। इस पर प्रतिभा सिंह नाराज हो गई और उन्होंने पत्रकार को ही खरी खोटी सुना दी। अब पार्टी हाईकमान ने विवादित सीटों पर विवाद सुलझाने के लिए दीपा दास मुंशी, मुकुल वासनिक और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में कमेटी गठित की है। यह कमेटी विवादित सीटों पर दोबारा से चर्चा करने के टिकट फाइनल करने की सीईसी से सिफारिश करेगी। कमेटी के गठन के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तेवर भी कुछ नरम पड़ने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी इनके बारे में भी कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल कांग्रेस ने 57 सीटों पर प्रत्याशी तय कर रखे हैं। अब इनकी औपचारिक घोषणा बाकी है। 11 सीटों पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सहमति नहीं बना पा रही है। इन पर विवाद बना हुआ है। इनमें मनाली, कुटलेहड़, शिमला, शहरी, सुलह, देहरा और हमीरपुर प्रमुख है।
सूत्र बताते हैं कि सहमति नहीं बनने की सूरत में इन सीटों के टिकट पर सोनिया गांधी फैसला करेगी। सोनिया ने गुप्त सर्वे करवा रखा है और विवाद नहीं सुलझने की सूरत में सोनिया गांधी सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर टिकट आवंटन का फैसला करेगी। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई में 17 और 18 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सोमवार को और मंगलवार को आकाशीय बिजली चमकने और मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मंगलवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और विभाग की ओर से उनके बाद राज्य में मौसम के शुष्क रहने और मानसून के चले जाने की संभावना जताई है। इससे पहले एक दशक तक अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र में कभी इतनी अधिक बारिश दर्ज नहीं की गई है जितनी इस साल हुई है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को मानसून महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से तो विदा हो चुका था और अब राज्य के अन्य हिस्सों से भी इनके लौटने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार सुबह तक मुंबई में 216 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले साल 1998 में मुंबई में 376 मिमी यानी कि अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस साल सांता क्रूज वेधशाला ने बताया कि 8 अक्टूबर को 113 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले एक दशक में अक्टूबर में किसी एक दिन हुई सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग ने एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में मानसून की जल्द ही वापसी होगी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा और गुरुवार को हल्की बारिश होगी और फिर इसी के साथ मानसून की विदाई हो जाएगी। इस साल अक्टूबर में भी आसमानी आफत का अंत नहीं हो रहा है। देश में जल्द ही ठंडक दस्तक देने वाली है और कुछ हिस्सों में तो गुलाबी ठंडी का एहसास भी होने लगा है। यूपी में बारिश सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। बिहार में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। पूरे देश में मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। मानसून की विदाई के बाद भी आसमानी आफत से लोग हैरान और परेशान है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया चक्रवातीय दबाव केंद्र बन रहा है। अरब सागर में भी कर्नाटक व कोंकण तट के बाद नया चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते इस हफ्ते कुछ राज्यों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में बारिश लगभग थम चुकी है, लेकिन दक्षिण और पश्चिमी भारत में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली का मौसम भी करवट ले चुका है। उत्तराखंड व हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। भारत मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में 18 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने से कृष्णा नदी एक बार फिर उफान पर है। सोमवार 17 अक्टूबर को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इटाह के मानपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। करीब 225 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का 6 साल पहले सपा शासन काल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था। अब जाकर इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो पाया है। मानपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रखी थी। इसका शिलान्यास उन्होंने दिसंबर 2016 में जवाहर तापीय परियोजना स्थल से ही किया था। 3 माह बाद ही मार्च 2017 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। भाजपा की सरकार आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था मैसर्स टेक्नोक्राफ्ट नोएडा को दिया। जून 2018 में कंपनी ने इसका निर्माण शुरू किया। प्लांट की क्षमता करीब 24 MLD मिलियन लीटर पर डे पानी को ट्रीट करने की है।
शहरी क्षेत्र के गंदे पानी को इस प्लांट के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। शहर के करीब 15 MLD पानी निकलता है जिसको ट्रीट किया जाएगा। वही वर्तमान में शहर के करीब 20% हिस्से में सीवर कनेक्शन हो चुके हैं, जिसके तहत करीब 6 MLD पानी प्लांट तक ट्रीट होने के लिए पहुंचने लगा है। दीपावली, छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, इसलिए पुलिस बल को अलर्ट और खुफिया तंत्र को सक्रिय रखे। उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को प्रदेश भर के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि दीपावली के मौके पर स्थापित होने वाली लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन नदियों के स्थान पर तालाब में कराया जाएगा। पटाखों की दुकानों और गोदामों को आबादी से दूर रखने की व्यवस्था होगी। फायर टेंडर का पर्याप्त इंतजाम रखें। पटाखा विक्रेताओं को समय से लाइसेंस और NOC जारी की जाए। पर्यावरण व जीवन के लिए नुकसानदेह पटाखा जलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहारों के साथ अयोध्या में दीपोत्सव व वाराणसी में देव दीपावली भी मनाई जाएगी। इसके अलावा बलिया का ददरी मेला, अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा, प्रयागराज में कार्तिकेय पूर्णिमा स्नान और गढ़ मुक्तेश्वर मेला का आयोजन होना है। इसलिए पुलिस महकमे को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को मिस्र यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। अपनी मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भेंट कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और एक व्यक्तिगत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों के विभिन्न आयामों को और विकसित करने में राष्ट्रपति सीसी के मार्गदर्शन की वे तहे दिल से सराहना करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच चर्चा 574 अरब रुपए के व्यापार कारोबार के इर्द गिर्द घूमती रही। राष्ट्रपति सीसी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह पर्याप्त है, इसलिए इसे बढ़ाने के तरीके खोजे। मुझे पता है कि हमारे प्रधानमंत्री की भी यही सोच है। जयशंकर ने COP27 की सफलता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 में मिस्र की भागीदारी को महत्व देता है। भारत मिस्र की अध्यक्षता में COP27 की सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। As I said, I had the honor to call on the President. I just heard our two colleagues who spoke referring to a trade turnover of $7.2 billion. President Sisi told me he doesn't think it's enough. So he urged us saying, find ways of increasing it. And I know that is the thinking of my Prime Minister as well. Now, one obvious way of doing so is to really focus on the impediments that we may have to expanding business. See what are the market access issues that we both face. गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अभी तक राज्य में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होती आ रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और साथ ही में आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव दिलचस्प हो गया है। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी मैदान में उतर चुकी है। इस बीच सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा की जा रही है। इस कड़ी में
एआईएमआईएम के 2 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ट्वीट कर अहमदाबाद के बापूनगर से शाहनवाज खान पठान और सूरत के लिंबायत से अब्दुल बशीर शेख को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के 2 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 49 बापूनगर से शाहनवाज खान पठान और 163 लिंबायत से अब्दुल बशीर शेख। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, लेते एक ब्रेक और ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए देश भर के 9000 से अधिक प्रतिनिधि मतदान करेंगे। मतगणना बुधवार को होगी। आमने सामने के मुकाबले में गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल शशि थरूर के आगे रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर कई बार चुनाव में समान अवसर नहीं दिए जाने की शिकायत कर चुके हैं। बुधवार को मतों की गिनती के बाद कांग्रेस के 24 वर्ष बाद गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष मिलेगा। 22 वर्ष बाद होने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय समेत पूरे देश में 65 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी कर्नाटक के बेलार स्थित संग्राकलू में यात्रा केंद्र में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। राहुल के साथ ही उनके साथ यात्रा पर चल रहे 40 प्रतिनिधि भी अपना वोट डालेंगे। शशि थरूर खेमे की शिकायत के बाद चुनाव में उम्मीदवार के साथ पसंद की प्राथमिकता के आधार पर 1 या 2 लिखकर मतदान की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। दरअसल मतपत्र पर 1 नंबर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है तो 2 नंबर के सामने शशि थरूर का। ऐसे में मतदान के दौरान उम्मीदवार के नाम के आगे 1 या 2 लिखने के विकल्प से मल्लिकार्जुन खड़गे को बढ़त मिलने की आशंका रहती है। इसके बाद प्रतिनिधि को उम्मीदवार के नाम पर सामने सही का निशान लगाने का विकल्प दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कर्नाटक के बेलारी जिले में मौका में उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। पदयात्रा में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, कर्नाटक के बेलारी पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत यात्रियों का उत्साह व हजारों की तादाद में उपस्थित जनता को इस यात्रा के प्रति स्नेह प्यार देकर अभिभूत हो। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में रामप्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां शेयर करते हुए लिखा कि पलट देते हैं हम मौत से हवासिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर चलाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय यात्रियों में से भी मुलाकात की और उनके अनुभव जाने। कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के अन्य भारतीय यात्रियों से बातचीत की। कमलनाथ के साथ उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलात भी थे। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में समन्वयक पेशे शर्मा ने भी राहुल गांधी के साथ कदमताल की। पेशे शर्मा ने गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। उनको प्रदेश में यात्रा के रूट से संबंध में चर्चा की। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करना संभव है। यात्रा बुरहानपुर जिले से प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में 16 दिन में 382 किलोमीटर यात्रा चलेगी। बोरडली, चौंकाव, माखन, सनावद, बडवाह, इंदौर, उज्जैन, आगर और सुरसनेर होते हुए राजस्थान की तरफ एंट्री करेंगे। राहुल गांधी उज्जैन में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिनमें कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया।
इसमें नजर आता है कि चीन के आइसोलेशन सेंटर में मरीजों की स्थिति कैदियों जैसी हो गई है। गोयनका जो वीडियो शेयर किया है उसमें कुछ जेल की बैरक जैसे कमरे दिख रहे हैं। सफेद रंग के इन बॉक्स में छोटी छोटी खिड़कियां खुलती है और पीपीई किट पहने एक व्यक्ति उसमें कुछ देता है। गोयनका ने इसके साथ कैप्शन लिखा, अगर आप सोच रहे हैं कि यह जेल है तो आप गलत है। यह जेल नहीं है बल्कि चीन का कोविड आइसोलेशन सेंटर है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि वीडियो चीन के किस प्रांत का है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आइसोलेशन सेंटर में कई गर्भवती महिलाएं और कोरोना संक्रमित बच्चे भी बंद हैं। संक्रमित लोगों को इस तरह के आइसोलेशन में देखकर लोग हैरान हैं। यह वीडियो सामने आने पर लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, इतनी तैयारियां उस सख्ती के बावजूद भी चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या छिपा रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मुझे लग रहा है कि चीन में कोई दूसरी खतरनाक बीमारी आ गई है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फिर अपनी जीरो कोरोना पॉलिसी कर रहा है। देश में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, शॉपिंग मॉल, थिएटर में प्रवेश के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में रविवार को हिसाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में सांचो परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी थी। शिक्षक को उन लड़कियों के साथ ब्लूटूथ डिवाइस पहने होने का शक हुआ। इस पर उन्होंने छात्राओं को हिसाब हटाकर काम दिखाने को कहा। इस पर लड़कियां भड़क गई और परिजन को बुला लिया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने जबरन हिजाब हटाने को कहा, उन्हें देशद्रोही बताया और पाकिस्तान जाने को कह दिया। हंगामा होने पर पुलिस भी पहुंची। बाद में प्रिंसिपल ने लड़कियों को समझाया और मामला शांत कराया। मामला भान दर्शनदास महिला कॉलेज का है। कॉलेज की छात्रा आदिवान ने बताया कि कॉलेज में सेंटर पर परीक्षा दी जा रही थी। इस दौरान कुछ छात्रा हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। क्लासरूम में शिक्षक रवि भूषण ने उन्हें कहा कि ब्लूटूथ लगाकर आइए, हिजाब हटाओ। छात्राओं ने कहा कि आप महिला गार्ड को बुला लीजिए और जांच कर लीजिए। छात्राओं ने शिक्षक शशि भूषण पर आरोप लगाया है कि उन्हें छात्राओं को देशद्रोही तक कर डाला। कहने लगे कि रहते हो यहाँ और गाते हो वहाँ क्यों, पाकिस्तानी ही चले जाओ। इस बात को लेकर छात्राएं भड़क गई और जमकर हंगामा करने लगे। फिर वे लोग बिना परीक्षा दिए ही बाहर निकल गए और गेट पर प्रदर्शन करने लगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कनुप्रिया ने कहा कि ये सब माहौल खराब करने की एक साजिश है। कॉलेज का इतिहास काफी पुराना है। सभी इंटर के छात्राएं इन लोगों को मोबाइल हटाने और ब्लूटूथ हटाने को कहा रहा है, लेकिन इन्होंने इसे अलग इश्यू बना दिया और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगे। सूचना मिलने पर मिठनपुरा पुलिस के थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा मौके पर महिला सिपाहियों को लेकर पहुंचे। छात्राओं को समझाने की कोशिश की। वे लोग पुलिस से भी जमकर उलझी और खूब विवाद हुआ। कुछ देर बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया पहुंची। उन्होंने इसी तरह सभी को समझाकर शांत कराया। छात्राएं शांत हुई, फिर एग्जाम देकर वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है और उद्धव ठाकरे को यह अभी कितना नुकसान झेलना बाकी है, ये तो भविष्य ही जाने। लेकिन हाल फिलहाल उनके सभी सियासी दांव उल्टे पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके बीच साबित हो रहे हैं। अब खबर है कि शिंदे ने उद्धव के परिवार में बीती गई सदी मारी। जानकारी के मुताबिक दिवंगत बाल ठाकरे के पोते निहार ठाकरे उपचुनाव में चाचा उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। निहार का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खड़े का समर्थन करते हैं और अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिंदे खेमे के समर्थन वाली भाजपा ने मुंशी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं ठाकरे गुट ने मुतुजा लटके को मैदान में उतारा है। उद्धव व शिंदे गुट के बीच में शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। शिंदे ने इसके लिए नामी वकीलों को मैदान में उतारा है। शिंदे के इस कानूनी टीम में निहार भी शामिल है। निहार का कहना है कि वह अपने दिवंगत दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे का समर्थन किया है।
निहार ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे, बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। बिंदु माधव ठाकरे के बड़े भाई थे। एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। बता दें कि दशहरा रैली के दौरान निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बड़े भाई जयदेव की पूर्व पत्नी श्रीमती निधि शिंदे के साथ मंच साझा किया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में पार्टी ने भूख से राजेश पटोरिया, दार से जंतीबाई परनामी, निकोल से अशोक कशेरा, साबरमती से जसवंत ठाकुर, टंकारा से संजय पटसन, कोडिनार से वल्लभीभाई मकवाना, मऊदा से रौजीभाई सुमाबाई बाघेला, बालासिनोर से उदय सिंह चौहान, मोरवा हताब से पानाबाई डामोर, जालोद से अनिल करासिया, दीदी पदा से चैतर वसा, प्यारा से ऋतिक चौधरी, सुमा को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों की 34 सूची में 12 सीट शामिल है, जिनमें से 2 घरपाड़ा और खंडवी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन 12 में से 2 सीटें 2017 में कांग्रेस ने दी, जबकि 10 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इन दर्जन पर सीट में से 2 अपराईवाजी और वटवा अहमदाबाद शहर में है, जबकि 1 लिपायत सूरत शहर में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 150 किलोमीटर शनिवार को पूरे हो गए। यात्रा फिलहाल कर्नाटक में है। इस मौके पर कांग्रेस ने बेल्लारी जिले में विशाल रैली आयोजित करके सरकार पर मुहताई और बेरोजगारी खत्म करने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले शिकायत किया करते थे कि गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है, लेकिन अब जब इसका दाम 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है तो क्या वे लोग इसका जवाब दे सकते हैं? राहुल ने कहा कि पिछले 8 साल में सरकारी नीतियों के चलते रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। वहीं पार्टी के नेता धार्मिक मुद्दों को लेकर बीच नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस के 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी एवं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक जाएगी। राहुल की यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कुल 119 भारत यात्री शामिल हैं। भारत यात्री यानी वे लोग जो 3570 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी करेंगे। इनमें 32 महिलाएं भी है। यात्रा में सबसे ज्यादा यूपी से 16 यात्री, लेकिन यहाँ यात्रा सिर्फ 2 दिन रहेगी। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ से 11 लोगों का हिस्सा बनेगी। मध्य प्रदेश में यह यात्रा 16 दिन तक रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को यानी कि आज 17 अक्टूबर को होगा। इस चुनाव में हिस्सेदारी लेने वाले कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से किसी एक को चुनना होगा। जीत किसकी होगी या तो बुधवार को पता चलेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस में ही जीत 23 से बड़ा विरोध खेमा खड़ा हो जाए। दरअसल पार्टी के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी के नेता शशि थरूर का दर्द उभर कर सामने आया है, उसे इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में अब विरोधियों का एक नया धड़ा सामने आएगा। दरअसल इसके पीछे की प्रमुख वजह बताते हुए कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं कि इस चुनाव में शशि थरूर का और मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन के बीच बड़ी खाई दिखने लगी है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपने विरोधी नेताओं को धड़े को खत्म करते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में उनको प्रस्ताव और समर्थन करवाया। उनका आरोप है कि पार्टी ने नाराज धड़े को खत्म करने के लिए कदम तो ठीक उठाया, लेकिन शशि थरूर को उस तरीके से व्यवहार पार्टी की ओर से नहीं किया गया। इसकी उम्मीद की जा रही थी। पार्टी से जुड़े एक नेता का कहना है कि यह तय नहीं हुआ था कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव में पार्टी न्यूट्रल रहकर दोनों नेताओं को सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराएगी, जिससे पार्टी आसानी से अपना चुनाव प्रसार कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
राजस्थान मसूदरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाश से महिला बैंक मैनेजर पिट गई। चाकू से हमला करने के बाद लूट के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे बदमाश को मैनेजर ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद बैंक कर्मियों के उसे घेर कर पकड़ लिया। मामला श्री गंगा नगर के मीरा चौकी क्षेत्र में है। रविवार को इसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4 बजे लविश उर्फ तीशु अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा ने बैंक में लूट की कोशिश की। आरोपी ने कर्मचारी को मारने की धमकी देकर नकदी बैंक में भरने को कहा। इस दौरान बदमाश की जेब से प्लास निकलकर नीचे गिर गया। बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता ने प्याज उठा लिया और बदमाशी फिर गई। स्टाफ ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। बैंक कर्मियों ने बताया कि घटना के समय बैंक में करीब 35 लाख रुपए नकदी थे। सूचना पर मीरा चौकी से इंचार्ज रामविलास बिश्नोई टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं होने से बदमाश बड़ी आसानी से बैंक में घुस गया। बैंक में शनिवार को अन्य दिनों की तरह काम चल रहा था। शाम करीब 4:30 बजे आदमी चेहरा ढककर बैंक में घुस गया। चेहरे पर खबरा होने से बैंक के लोन मैनेजर अरे कुमार ने उसे बाहर जाने को कहा। बाहर जाकर उसने अपना मोबाइल खंगाला। इसके कुछ देर बाद वह वापस से बैंक में आया। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में मुसलमानों को भी साधने के प्रयास। लखनऊ के क्राइस्टचर्च का कॉलेज में पिछड़े मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित। बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार के राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा है। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जोर जोर से जारी। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के एमएलए डॉक्टर महेंद्र सिंह को पार्टी का चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद समीर उरांव को सहप्रभारी नियुक्त किया। पाकिस्तान में हो रहे उपचुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए खुशखबरी लेकर आए। इमरान नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उपचुनाव में 6 नेशनल असेंबली और 2 पंजाब विधानसभा सीटें जीती। आरएसएस की अखिल राष्ट्रीय भारतीय कार्यकारी मंडल की मीटिंग प्रयागराज में शुरू। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर गोहनिया के वात्सल्य विद्यालय में हो रही ये बैठक 19 अक्टूबर तक चलेगी। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। श्रीलंका इस समय ऐतिहासिक आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इस बीच द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका ने आईएमएफ, भारत और चीन के साथ कर्ज पुनर्गठन वार्ता शुरू कर दी है। श्रीलंका इस समय बेहद मुश्किल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पाने के लिए चीन के साथ ऋण पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण है। रानिल विक्रमसिंघे ने सियाम्बा लेंडुआ जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को आईएमएफ, चीन, जापान और भारत के साथ इस बारे में चर्चा भी हुई और विक्रमसिंघे ने कहा कि हमारे लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होगा, फिर भी हमें अपने कर्ज के बोझ को कम करने के तरीके खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं जहां हमें ब्याज का भुगतान करने में ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ऋण पुनर्गठन की बातचीत हो, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है तो हम अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने शनिवार को इस मुद्दे पर चीन के वित्त मंत्री से बात की थी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के वित्त मंत्री शेहान सेमासिंह ने शनिवार को वाशिंगटन में ऋण पुनर्गठन पर भारत के साथ बातचीत शुरू की थी। इसके अलावा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अमेरिका और यूरोपियन संघ के धन का उपयोग दवा और उर्वरक आयात के भुगतान के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि अगस्त के आखिरी में श्रीलंका ने आईएमएफ के साथ 4 वर्षों में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बचाव पैकेज के लिए एक कर्मचारी स्तरीय समझौता किया था।
इस समझौते का पूरा होना ऋण पुनर्गठन पर श्रीलंका के लेनदारों के आश्वासन पर टिका है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। हाल में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के सऊदी अरब के निर्णय को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने गले नहीं उतार पा रहे हैं। सऊदी के इस फैसले से बाइडन इस कदर नाराज है कि आगामी G20 बैठक में वे सऊदी प्रिंस के साथ मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है कि बाइडन इस मुलाकात से किनारा करने के मूड में है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने रविवार को कहा था कि बाइडन तेल उत्पादन में कटौती के बारे में सऊदी अरब को जवाब देने का निर्णय लेने में विधिपूर्वक कार्य करेंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन संकट खड़ा होने के बाद दुनिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट से अपने देशवासियों को राहत दिलाने की कोशिश में बाइडन ने सऊदी अरब को तेल उत्पादन का स्तर बनाए रखने की सलाह दी थी, लेकिन सऊदी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन आग बबूला हो गए और वही सऊदी अरब ने बीते गुरुवार को जारी एक बयान में कहा था कि अगर अमेरिका के सुझाव में मुताबिक उत्पादन घटाने का फैसला 1 महीने टाल दिया गया होता तो उसे नकारात्मक आर्थिक प्रभाव होते। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि सऊदी विदेश मंत्रालय तथ्यों को घुमा या लोगों का ध्यान बहका रहा है, लेकिन तथ्य बहुत सरल है। किर्बी ने दावा किया कि ओपेक के सदस्य दूसरे देशों ने अमेरिका को बताया था कि वे सऊदी अरब के निर्णय से असहमत है, लेकिन सऊदी अरब ने जबरन उन्हें अपने फैसले पर राजी कर लिया। ब्रिटेन एक बार फिर से घोर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यहां हाल ही में निर्वाचित हुई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उन्हें इसी सप्ताह पद भी छोड़ना पड़ सकता है। डेली मेल ने खबर के अनुसार सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद ही प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो 1 महीने के अंदर ही ट्रस को कुर्सी से बेदखल होना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद ट्रस के खिलाफ जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव को समिति के प्रमुख ग्राहम बेटी को सौंपने के लिए तैयार है। पत्र के जरिए यह बताने की कोशिश की जाती है कि ट्रस का समय समाप्त हो गया है या फिर उनसे अपने समर्थन में विश्वास प्रस्ताव लाने को कहा गया जाएगा। वहीं ग्राहम बेटी सांसदों के इस रुख का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रस को अभी एक मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि नवनियुक्त चांसलर जेरेमी हंट के साथ ट्रस को बजट में आर्थिक रणनीति तय करने का मौका मिलना चाहिए। ट्रस सरकार की अब वापसी ली जा चुकी टेस्ट कटौती की नीति प्रधानमंत्री की छवि के लिए बेहद हानिकारक साबित हुई है। इस कारण सिर्फ पिछले हफ्ते उनकी लोकप्रियता में 10% की गिरावट आई। अब स्थिति यह है कि 63% से अधिक लोग ट्रस के काम से असंतुष्ट है, जबकि संतुष्ट लोगों की संख्या सिर्फ 16% रह चुकी है। इसका कुल अर्थ यह हुआ कि उनकी लोकप्रियता -47 हो गई है। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ट्रस की लोकप्रियता ब्रेक्जिट समर्थक तबक्कों में तेजी से गिरी है। ये वो तबक्के हैं जिन्होंने 2019 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। पिछला आम चुनाव जॉनसन ने ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन से निकालने की प्रक्रिया पूरा करने के वादे पर लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में मुसलमानों को भी साधने के प्रयास में है। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 3 दिवसीय पश्चिमानंद बुद्धिजीवियों के जरिए पिछड़े मुसलमानों को भरोसा जीतने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पसमंदा बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें पहले दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 18 को इनका समापन विश्वसनीय हालत में किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने
मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से अपना भाषण शुरू किया और मादरे वतन हिंदुस्तान के नारे भी लगवाए। पाठक ने इस दौरान कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रयोग कर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दल कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते क्योंकि वह उसकी तरक्की नहीं होने देना चाहते। ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के बड़े राजनीतिक दलों ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया। अब आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है, आपको भाजपा के साथ तथा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैं ब्रजेश पाठक हमेशा आपका सेवक बनकर रहूंगा। मध्य में तो हमने कहा लाभार्थी बुलाइए, उनसे मिलना चाहता हूं। जब उजला के लाभार्थियों को हमने गले में माला डाली तो 75 से 80% बहनें थी मुस्लिम समाज की, जिसको फ्री में गैस का कनेक्शन मिलने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं। जब कोरोना महामारी का काल आया तो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने सबको निःशुल्क महीने में 2 बार राशन देने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर गरीब को उसका हक और हुकूक मिला है। लेकिन मसला यहां दूसरा है। आपके वोट लेने के लिए हमेशा सियासी बातें की जाती हैं और वोट के नाम। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य के है या नहीं, इस पर आज जीएमसी पंचम की अदालत में आदेश आ सकते हैं। इसके अखिलेश यादव, सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में शनिवार को ही आदेश आने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं आ सका था। वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडियन की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में अदालत ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में अदालत ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार के राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा है। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जोर शोर से जारी है। दोनों दल इन दिनों अपने आप को अति पिछड़ों का हितैषी बनी हुई है और दूसरे दल को आरक्षण का विरोधी बता रही है। इस क्रम में आज जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बहालियों के आंकड़ों के साथ बीजेपी को अति पिछड़ों का विरोधी बताया था। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।